हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। और इस लेक्चर में हम आरएस मुख्य परीक्षा आरएस मेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो हालांकि आईएएस में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जिसे कि हम बोलते हैं भू राजनीतिक मुद्दे यानी कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज का मतलब क्या है, जिससे कि जब ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए तो हम इसको बिल्कुल उसी पर्सपेक्टिव से लिखें जिस पर्सपेक्टिव से इसे लिखा जाना चाहिए। अगर जियोपॉलिटिकल शब्द की बात करें तो ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ज्योग्राफी मतलब जो भारत की भूगोल है, भारत की जो ज्योग्राफी है, प्लस पॉलिटी यानी भारत की जो राजनीति है। यानी जब ये दोनों चीजें मिल जाएं, यानी भारत की जो ज्योग्राफी है, भारत का जो भूगोल है, उसके कारण जब राजनीति हो तो उसे हम जियोपॉलिटिकल इश्यूज बोलेंगे। तो यानी यहाँ पर हमें वही राजनीतिक मुद्दे पढ़ने हैं जो भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण उत्पन्न हुए हैं। पहली चीज तो आप जब भी ये क्वेश्चन आपके आएगा ज्योग्राफी वाले पेपर में, तो आप इसको ज्योग्राफी के एंगल से लिखेंगे, ना कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के एंगल से लिखेंगे। तो पहली चीज तो ये आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज जो हमें इसमें समझनी है वो ये है कि भारत के जियोपॉलिटिकल इश्यूज में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि भाई भारत जिस तरीके से अभी बढ़ रहा है, भारत की जो इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हो चुकी है। तो इस हिसाब से भारत के जो राजनीतिक संबंध हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े स्केल पर बढ़ रहे हैं। और स्पेशली इन दिनों तो हम हर छोटे बड़े देश के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय जो इस टॉपिक के अंदर शामिल होगा वो कौन कौन से हम इसमें पॉलिटिकल मुद्दे शामिल करेंगे। तो पहले भारत की जो है ज्योग्राफी को समझते हैं कि भारत की लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या भारत की समस्याएं हो सकती हैं, बोल सकते हैं, या राजनीतिक संबंध हमारे किस तरीके से बन सकते हैं। तो अगर इसमें हम बात करें सबसे पहले, जैसे भारत की लोकेशन है, भारत की लोकेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो अगर रीजन पड़ता है वो है इंडियन ओशियन रीजन। आप ये देख सकते हो, ये पूरा इंडियन ओशियन रीजन है। यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसके लिए होल सोल सबसे ज्यादा बड़ा जो लीडर इस एरिया में है वो है इंडिया। क्योंकि अगर इस पूरे क्षेत्र में देखो तो देखो यहाँ पर इधर अफ्रीका है, तो अफ्रीकन कंट्री को हम बहुत बड़े स्केल पर नहीं मान सकते हैं कि इंडिया और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। दूसरा, इधर ऑस्ट्रेलिया भी आता है ऑल्दो, पर ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो देखो राजनीतिक जो संबंध बन रहे हैं इन दिनों, अंतरराष्ट्रीय जो संबंध हैं, वो आप देख सकते हो कि आर्थिक मुद्दों पर आधारित होते हैं। यानी इकोनॉमिक एंगल से हम पॉलिटिकल जो है रिलेशंस बना रहे हैं। तो अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर जो आर्थिक संबंध है, इकोनॉमिक रिलेशंस है, वो इधर पैसिफिक ओशियन से यानी कि प्रशांत महासागर से ज्यादा काम करते हैं या ज्यादा चलते हैं, जैसे अमेरिकन जो कंट्रीज हैं उनके साथ। तो ऑस्ट्रेलिया का इंडियन ओशियन रीजन में बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है। फिर हम बात करें इधर आ जाती है, तो ये पूरा जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, तो इनका भी हम बोल सकते हैं कि भारत और इनके बीच में अर्थव्यवस्था के स्केल के रूप में बहुत ज्यादा जो है कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। तो अगर इस पूरे रीजन में हम बात करें, थोड़ा बहुत अरेबियन कंट्रीज लगती है, ईरान लगता है, अफगानिस्तान लगता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में अगर कोई सबसे बड़ा नेतृत्व करता है तो वो है भारत। यानी यहाँ पर अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है, मान लीजिए कोई देश अपने नेवल जो बेसिस हैं वो यहाँ बनाने की कोशिश करता है, अपनी नेवी को लगाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले उसको काउंटर करने के लिए इंडिया को तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे बड़ा अगर हम देखें, चाहे रक्षा की नजर से देख लो, डिफेंस की नजर से देख लो, चाहे आप इकोनॉमिक एंगल से देख लो, आर्थिक नजरिए से देख लो, चाहे आप सेना की नजर से देख लो, तो भारत ही सबसे बड़ा इस एरिया में देश आता है। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज अगर हम देखें भारत के और कहां-कहां जो है जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, हमारे पास एक लंबा सा हिमालय जो है बहुत बड़ी पर्वतमाला है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। तो हिमालय के इर्द गिर्द इधर है चीन, जो कि हमें अक्सर परेशान करता है। अगर चाहे आप बात कर लो जम्मू कश्मीर की, चाहे आप बात कर लो उत्तराखंड की, चाहे हम बात कर ले सिक्किम की, चाहे हम बात कर ले अरुणाचल प्रदेश की, ये 4 जो जगह हैं, जम्मू और कश्मीर को अगर हम अलग अलग यूटी भी मान ले अभी, तो स्पेशली जो जम्मू लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, लद्दाख यूटी है, उस लद्दाख यूटी को लेंगे, इसके अलावा उत्तराखंड को ले लें, सिक्किम को ले लें और अरुणाचल प्रदेश को ले लें, तो ये 3 राज्य और एक संघ शासित जो प्रदेश है, ये तो विशेषकर चाइना को लेकर प्रॉब्लमैटिक ही रहता है।
ठीक है। तो क्योंकि अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र है वो लगता है इधर, तो वो बहुत ज्यादा समस्याग्रस्त है, और चीन जब देखो जब यहाँ पर हमारे साथ हाथापाई में लगा ही रहता है। ठीक, तो ये चीन के साथ दूसरा जो हम जियो पॉलिटिकल इश्यूज है वो हम देख सकते हैं हिमालय के आसपास वाले क्षेत्रों में। फिर हम बात करें, इधर आ जाता है हमारे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ हमारे जियो पॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज्यादा वैसे उस तरीके के तो नहीं है, पर हम ऐसा बात कर सकते हैं कि कुछ नदियों को लेकर हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और अक्सर जो है जो हमारी इंडस ट्रीटी है, सिंधु संधि है, जो हमने बनाई थी 1960 के दशक में, और उसमें वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक जो है मीडिएटर का काम करता है। तो वो अक्सर जो नदियों पर हम बांध बना रहे हैं, किसी भी तरह की परियोजना बना रहे हैं, तो पाकिस्तान उसको एक मुद्दा बना के जरूर वैश्विक स्तर पे उठाता रहता है, वर्ल्ड बैंक ले जाता रहता है। पर ठीक है, वो एक अलग मुद्दे हैं, वो यहाँ पे हम जियो पॉलिटिकल इश्यूज के हिसाब से बहुत बड़े लेवल पे इस पे क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो वो एक अलग इशू चलते हैं पाकिस्तान के साथ। बाकी जियो पॉलिटिकल इश्यूज पाकिस्तान के साथ इतने हमारे नहीं है। टेरर फंडिंग, वो सारी चीजें एक पॉलिटिकल एंगल से हम उसको देख सकते हैं, ज्योग्राफिकल एंगल से उसको हम नहीं पढ़ सकते। फिर हम बात करें, इधर आ जाता है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ अगर हम हमारे जियो पॉलिटिकल इश्यूज की बात करें, तो हालांकि श्रीलंका देख सकते हो आप इंडिया के सामने काफी छोटा देश है, और इसके साथ हमारा एक जो इम्पोर्टेंट इशू था वो है कच्छाथीवू आइलैंड का। कच्छाथीवू जो द्वीप है उसका, कच्छाथीवू जो द्वीप था वो ऐसा था कि एक समय तक डिस्प्यूटेड रहा था श्रीलंका के बीच में और भारत के बीच में, और अल्टीमेटली भारत ने ये कह दिया था कि कच्छाथीवू जो आइलैंड है वो श्रीलंका का है। अब यहाँ पे जो इश्यू आ जाता है, कभी कभी वो इसको रिलेटेड आ जाता है कि हमारे जब मछुआरे जो हमारे यहाँ पे मछलियां पकड़ते हैं, स्पेशली तमिलनाडु के, वो अक्सर कई बार सेलिंग करते करते कहाँ पहुंच जाते हैं, श्रीलंका के हाई सीज में पहुंच जाते हैं, श्रीलंका के पानी में पहुंच जाते हैं। तो जब श्रीलंका के इंटरनल वाटर्स में जब वो पहुंचते हैं तो उनको कई बार पकड़ लिया जाता है, और फिर भारत को डिप्लोमेसी के थ्रू उनको छुड़ाना पड़ता है। तो बस यही होता है, वो बेचारे अनएजुकेटेड मछुआरे हैं, तो उनको लेकर कभी कभी समस्या होती है, पर उसको भी हम एग्जाम के लेवल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं मान सकते। बाकी यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा इंपॉर्टेंट इशू नहीं है। फिर हम बात करें, इधर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ अगर हम जियो पॉलिटिकल इश्यूज की बात करें, तो बांग्लादेश के साथ एक हमारा न्यू मूर आइलैंड था जिसका डिस्प्यूट चल रहा था, न्यू मूर द्वीप का, और इस द्वीप ने इस झंझट से परेशान होकर खुद ही ने जल समाधि ले ली, यानी वर्तमान में ये द्वीप डूब चुका है। तो यानी यहाँ पर भी जो डिस्प्यूट चल रहा था भारत और बांग्लादेश के बीच में, ये समाप्त हो चुका है। तो ये अगर हम बात करें इसके अलावा म्यांमार को लेकर, तो म्यांमार को लेकर जो हमारी जो समस्याएं हैं वो ज्यादातर कई बार ड्रग सप्लाई वगैरह की रहती है, या जो नशीले पदार्थ हैं, मादक पदार्थ हैं, उनकी सप्लाई को से रिलेटेड रहती है, स्पेशली अफीम को लेकर रहती है। तो वो भी हम जियो पॉलिटिकल इश्यूज में ज्यादा इंक्लूड नहीं कर सकते। तो अब जियो पॉलिटिकल इश्यूज के हिसाब से अगर हम पढ़ें भारत को, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन पड़ता है वो इंडियन ओशन रीजन, हिंद महासागर क्षेत्र पड़ता है, प्लस चीन पड़ता है, क्योंकि चीन हमारे हिमालय के आसपास वाले क्षेत्रों में ज्यादा परेशानी कर रहा है। तो मेनली ये जो लेक्चर है वो कंसंट्रेटेड रहने वाला है हिंद महासागरीय क्षेत्र प्लस चीन। ठीक है, तो इसमें हम ये दोनों कवर करेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन भी जो है आपके यहीं से आना चाहिए। अब देखिए, इस टॉपिक से अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी तरीके से उस क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। तो हम इस लेक्चर में ये कोशिश करेंगे कि हम पूरी बड़ी पिक्चर को समझ सकें, जिससे हम जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमारे पास कुछ लॉजिक्स हो, कुछ अच्छा एक आइडिया हो, जिससे हम एग्जाम में जो हमारा आंसर है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकें। क्योंकि फैक्ट्स तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक जनरल बड़ी पिक्चर हमारे पास होना बहुत जरूरी है, जहां पे उन फैक्ट्स को हम इनपुट कर सकें। तो इस बड़ी पिक्चर को समझते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है इस रीजन में, और क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आगे क्या हो सकता है, क्या संभावना है इस क्षेत्र में भारत की, और अभी क्या समस्याएं हैं, क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे हिसाब से तैयार होंगे। पहले अगर हम इस चीज को समझें तो हम सबसे पहले चीन को एक बार देख लेते हैं कि बेसिकली चीन के 3 देखो मेन रूट्स हैं इंटरनेशनल, जो चीन अपने कार्य कर रहा है उनको लेकर। तो कुछ हम समझते हैं। देखो एक बार अगर हम बात करें सबसे पहले चीन की, तो चीन का एक 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड, यानी कि हम बात करें समुद्री जो रेशम मार्ग है उसकी, तो 21वीं सदी का समुद्री रेशम मार्ग चीन ने बनाया है। वो क्या है, जरा एक बार समझते हैं। चीन के फुजू नामक बंदरगाह से ही शुरू होता है।
इस प्रकार से दक्षिण चीन महासागर होता हुआ ये जाता है इधर इंडोनेशिया के आसपास, और यहाँ मलक्का जल संधि या मलक्का जलडमरू मध्य या मलक्का स्ट्रेट से होता हुआ ये इधर जाता है। यहाँ पर हमारा कलकत्ता जो बंदरगाह है वो इसके रास्ते में आता है। फिर ये आगे जाता है श्रीलंका। श्रीलंका में शायद आपने पढ़ लिया होगा कि जो हम्बनटोटा है, अभी मैं आपको बताऊंगी भी उसके बारे में। हम्बनटोटा जो है श्रीलंका में एक बंदरगाह है जिसका निर्माण चीन के सहयोग से हो रहा है, ठीक है, या हो चुका है। फिर हम बात करें आगे मालदीव्स आता है, फिर सेशल्स आता है, और आगे चले तो अफ्रीकन कंट्रीज में ये चला जाता है, जिधर ये होते हुए जिबूती होते हुए आगे ये स्वेज नहर के माध्यम से यूरोपियन कंट्रीज से, यूरोपीय देशों से चीन व्यापार करता है। दूसरा यहीं से एक और मार्ग जाता है जहां चीन श्रीलंका होते हुए आगे निकल जाता है अरेबियन कंट्रीज की तरफ, यानी पर्शियन गल्फ की तरफ, और यहाँ बीच में ग्वादर पोर्ट पड़ता है, ग्वादर बंदरगाह, जिसे कि पाकिस्तान में चीन के सहयोग से बनाया गया है, ठीक है। फिर ग्वादर बंदरगाह होते हुए ये इधर पर्शियन गल्फ में चला जाता है, जहां अरब देशों के साथ चीन का व्यापार चलता है। आपको पता ही है अरब देशों की तेल को लेकर बहुत ज्यादा वर्ल्ड लेवल पर डिमांड रहती है। फिर दूसरा इसका अगर हम देखें मैरीटाइम, तो मैरीटाइम जो रूट है इसका वो चलता है इधर अमेरिकन कंट्रीज के साथ, तो वो हिंद महासागरीय क्षेत्र के एंगल से हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला हम देखें जो इसका चलता है सिल्क रूट, जो हमारा सिल्क रोड था, रेशम मार्ग था, प्राचीन रेशम मार्ग, जिससे कि सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया जाया जा सकता था। वो क्या था, चीन से शुरू होता है, मध्य एशिया जाता है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान होते हुए, और ये इधर मध्य एशिया जाता है, यहाँ से आगे यूरोप भी जाया जा सकता है। ये पूरा सिल्क रूट है जो कि प्राचीन समय से रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो भारत के पीओके के थोड़ा सा उत्तर से निकल जाता है। थर्ड अगर हम बात करें तो चीन बहुत सारे देशों के साथ मिलकर भी समुद्री क्षेत्र में एंटर करना चाह रहा है, जैसे कि पाकिस्तान। चीन ने पाकिस्तान के साथ एक सी पैक यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ये बनाया है, जो कि चीन से शुरू होकर जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है यहां तक जाता है। इसकी खास बात क्या है, क्यों ये भारत के लिए प्रॉब्लमेटिक है, वो ये है कि ये पीओके से होकर गुजरता है, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से। और यहाँ एक बात आप दिमाग में बिठाइए, अगर कोई भी दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई भी एक टेरिटरी है, किसी एक क्षेत्र को लेकर अगर दो लोगों के बीच में मतभेद है, तो कोई तीसरा व्यक्ति उस क्षेत्र में पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा। पैसा अगर वो निवेश कर रहा है उस क्षेत्र में, मतलब उसके कुछ और ही मंशाएं हैं, ठीक है। तो ये हमको समझना है कि पीओके से होकर जा रहा है ये सीपैक, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू है, और इस क्षेत्र की भी अभी हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करें तो इसी प्रकार से चीन ने म्यांमार में भी एक जो है गलियारा बनाया है। तो इस तरीके से चीन आप देख सकते हो कि इंडियन ओशियन रीजन में, यानी कि हिंद महासागरीय क्षेत्र में अलग अलग जगह से एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है, और इस क्षेत्र में बहुत सारे बंदरगाहों का निर्माण किया है। और अभी हाल ही में आपने थोड़े समय पहले पढ़ा होगा कि चीन ने ईरान के साथ भी एक 400 बिलियन यूएस डॉलर की संधि करी है, और उस संधि का मतलब ये है कि ईरान आप देख सकते हो कि यहाँ इंडियन ओशियन रीजन में, यानी कि हिंद महासागरीय क्षेत्र में भी ईरान का एक बंदरगाह है, जिसे भारत जो है डेवलप करा रहा है, चाबहार। यही वजह है कि हमें भी थोड़ी सी यहाँ पे पैठ बनानी पड़ रही है, क्योंकि चीन की जो एक्टिविटीज चल रही है वो भारत से छुपी हुई नहीं है, ठीक है। भारत जब देखो जब उठाता भी रहता है इन मुद्दों को, जिससे वैश्विक स्तर पर जो चीन के कार्य चल रहे हैं वो नजर में आए। जैसे कि हम बात कर सकते हैं साउथ चाइना सी, यानी कि दक्षिणी चीन सागर में जो चीन के मुद्दे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ये आपका जो हांगकांग से लेकर या ताइवान से लेकर चीन के मुद्दे चल रहे हैं, हमारे साथ जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहे हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है चीन की, इन सारे मुद्दों को जो है भारत है समय समय पर उठाता भी रहता है, जिससे चीन की जो हरकतें हैं वो नजर में भी आए। और इसके अलावा चीन भी यही करता है, चीन को भी पता है कि भारत धीरे धीरे पैठ बना रहा है, और चाबहार बंदरगाह भारत ने ईरान में बनाया है, जिससे हमें अगर हम बात करें मुंबई पोर्ट से ईरान होते हुए हम अफगानिस्तान भी जा सकते हैं और अफगानिस्तान में ट्रेड कर सकते हैं। तो चाबहार पोर्ट ईरान में है, जो कि हिंद महासागर में लगता है सीधे। उसके जस्ट थोड़ा सा पास में ही ग्वादर बंदरगाह है पाकिस्तान में जो स्थित है, जो चीन ने बनाया है। इसके अलावा हम बात करें ईरान में बहुत सारे 5-6 और बंदरगाह हैं, पोर्ट हैं, जो पूरा ये जो पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी है, इन पर अपनी हुकूमत रखता है।
देखो एक तरीका होता है कि मुझे पता है कि कोई व्यक्ति है, उसे पैसों की जरूरत है और मैं उसे इतने पैसे दे दूं कि मुझे ये श्योर हो कि ये कभी ये पैसे चुका ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे ईरान के साथ चीन ने 400 बिलियन यूएस डॉलर की जो ट्रीटी किए हैं, वो चीन को भी पता है कि शायद ईरान कभी नहीं चुका पाएगा और फिर धीरे धीरे उस देश के एसेट्स पर, उस देश की संपत्तियों पर दूसरा देश जो डोनर होता है, जो कि ऋण देता है, वो कब्जा करने लगता है। तो हो सकता है कल को यहाँ पे भी बहुत सारे बंदरगाहों पर चीन का राज चलने लगे, जैसे कि श्रीलंका के साथ हुआ। श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह का निर्माण कराया चीन ने। चीन ने जो है श्रीलंका को बहुत सारा लोन दिया। चीन जब नहीं चुका, श्रीलंका जब चुका नहीं पाया तो हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 सालों के लिए चीन को लीज पर दे दिया गया और अभी ये सुनने में आ रहा है कि चीन ये चाह रहा है कि उसे 99 सालों के लिए और बढ़ा दिया जाए। तो समझ रहे हैं, आपकी किसी को इतना ज्यादा लोन दे दो कि आपको पता है ये चुका नहीं पाएगा और फिर उसकी जो संपत्तियां हैं उसको हड़प लो। बस यही चीन की राजनीति चल रही है। तो अभी ईरान में भी जो है चीन ने ट्रीटी की है, तो उस पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। तो ये सारी जो है आप देख सकते हो कि किस तरीके से चीन ने भारत को घेर रखा है। ऊपर से सिल्क रोड, नीचे से हम बात करें मैरीटाइम सिल्क रोड, और इधर सीपैक आ गया और इधर म्यांमार के साथ जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो आ गया। तो इस तरीके से भारत चीन से घिरा हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा और देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीपैक की। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, क्योंकि ये भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है, क्योंकि ये पीओके से होकर जा रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से, पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। ये शुरू होता है काशगढ़ से। काशगढ़ चीन में स्थित है, काशगढ़ से प्रारंभ होता है। उसके बाद ये पूरा पीओके जाते हुए एबोटाबाद जो पाकिस्तान में है वहां से होता हुआ इस्लामाबाद होता हुआ आगे ये जाकर ग्वादर बंदरगाह पर खत्म होता है। और भारत की बॉर्डर के पास, भारत की जो सीमा है उसके पास कितना नजदीक से ये चल रहा है आप देख सकते हो। इससे भारत की अगर कोई भी मिलिट्री एक्टिविटीज यहाँ हो रही हैं तो उस पर चीन सीधा नजर रख सकता है, अपनी जो भी है सेना है, मिलिट्री है, उनको डिप्लॉय कर सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें, ये वो क्षेत्र है पीओके के पास वाला, जहां से जो चीन है, जो पाकिस्तान है, वो अपनी टेरर जो है वो भेजता है भारत में, अपना जो आतंक है वो भेजता है। तो टेरर लॉन्च पैड पाकिस्तान का कहां पर है? इसी क्षेत्र में है और इसी क्षेत्र से होता हुआ ये सीपैक जा रहा है। और चीन को इतना भरोसा है कि जो सीपैक है उसको जो आतंकवादी हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो अब इनके लिए आप देख सकते हो कि ना केवल चीन की मिलिट्री के लिए, चीन के इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, बल्कि जो पाकिस्तान से हमारे यहाँ आतंकवाद का पोषण हो रहा है उसके लिए भी ये रोड का बनना, ये हाईवे का बनना, ये इतनी अच्छी जो है ट्रांसपोर्टेशन का डेवलप होना, ये प्रॉब्लमैटिक बात है। इसके अलावा ये जो ग्वादर पोर्ट है, ये आप देख सकते हो ईरान के में, यहाँ पर ईरान आता है आगे। ईरान में जो चाबहार पोर्ट है जो भारत के सहयोग से निर्मित हो रहा है उसके बहुत ही नजदीक है। तो ये भी इसका एक वजह है। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे हम्बनटोटा की, तो हम्बनटोटा कहां पर है? श्रीलंका में है, जिसे कि चीन के सहयोग से निर्मित किया गया है। यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पर ऑयल एंड गैस है ना। प्लांट हम बात करें कि किस किस चीज के प्लांट है। यहाँ पर तेल और गैस के प्लांट है, नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस के प्लांट है। यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी है ना, हवाई अड्डा भी है। यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र भी है, जिसे हम सेज बोलते हैं। इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी है, यानी एक बहुत ही डेवलप्ड रीजन है ये, जहां इस बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है। और वर्तमान में 99 सालों के लिए इसे चीन को लीज पर दे दिया गया है। ठीक है, जिसे कि श्रीलंका वापस भी लेना चाहता है, पर लेकिन वो लोन नहीं चुका सकता, इसलिए वापस नहीं ले पा रहा है। तो श्रीलंका जो है हमारा, जो हमने ये देखा था इसके अंदर जो मैरीटाइम सिल्क रोड था उसके देखो रास्ते में पड़ता है ये हम्बनटोटा। इसके अलावा आगे हम इसमें देखें, ये हो गई हम्बनटोटा की बात। इधर हम बात करें, जहां पे हम बात कर रहे हैं हमारे ग्वादर पोर्ट की, ग्वादर बंदरगाह की, जो पाकिस्तान में है। यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पर भी एयरपोर्ट है, यहाँ पे कोल पावर प्लांट है यानी कोयले से ऊर्जा बनाने का संयंत्र है। सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र है। स्टील प्लांट
इसके अलावा पेट्रोकेमिकल प्लांट है यहाँ पर एक, और फ्रेश वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। तो यहाँ पर भी बहुत सारा जो है डेवलपमेंट हो चुका है। और ग्वादर पे ये देखो, ये है चाबहार पोर्ट और ये है ग्वादर पोर्ट, लगभग बहुत कम डिस्टेंस यहाँ पर है। इसके अलावा जो कराची है, कराची भी ग्वादर से ज्यादा दूर नहीं है। कराची में भी जो है धीरे धीरे चीन अपनी पैठ बना रहा है। यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स है, यानी कि नाभिकीय पावर कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। इसके अलावा और क्या है, यहाँ पर कासिम कोल पावर प्लांट है, यानी कि जो कासिम जो है कोल पावर प्लांट है यहाँ पे, यानी कोयले का ऊर्जा संयंत्र है। इसके अलावा हम बात करें, कराची रेलवे यूटिलिटी है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेज है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है। तो यहाँ पर भी बकायदा बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। तो इस तरीके से हम देख सकते हो कि जो चीन है वो सारे डेवलप्ड जो रीजन है, डेवलप्ड क्षेत्रों में बंदरगाहों में निर्माण में सहयोग दे रहा है। तो इस तरीके से चीन हमें सब तरफ से घेर रहा है। तो भारत को भी इस क्षेत्र में नजर रखने की जरूरत है जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे, यानी कि अगर इंडियन ओशियन रीजन पे अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो सबसे जरूरी है चीन को काउंटर करना इस क्षेत्र में, क्योंकि चीन अपनी पैठ बना रहा है। तो जब भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अगर हिंद महासागर क्षेत्र से आता है तो आप चीन को इस तरीके से मैरीटाइम सिल्क रूट से लेकर इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स और डेटा मैंने आपको इससे संबंधित इस लेक्चर में दिए हैं, उनको आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं। देखो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनेगा हमें नहीं पता, लेकिन इस पूरी पिक्चर को समझना आपके लिए जरूरी है कि इस पूरी पिक्चर में क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपको हमने अलग अलग बंदरगाह बता दिए कि कौन कौन से बंदरगाह हैं जहां पर चीन अपना डेवलपमेंट कर रहा है, वहां पे किस तरह का डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है। इसके अलावा किस तरीके से जो है चीन वहां पे घुसने की कोशिश कर रहा है। ईरान वाली डील पर हमें नजर रखने की जरूरत है और एग्जाम में भी हम उसे इजीली मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों के मद्देनजर इंडियन ओशन रीजन से अगर कोई मुद्दा उठ के आता है एग्जाम में तो आप उसे डील कर सकते हैं, और चीन के साथ मुद्दा उठ के आता है तो उसे भी आप डील कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरी पिक्चर समझ में आई होगी कि जो हिंद महासागरीय क्षेत्र है इसमें क्या हो रहा है। और मुझे लगता है कि अगर जियोपॉलिटिकल इश्यूज से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इंडियन ओशियन रीजन से ही उम्मीद आएगा या फिर चीन से जुड़ा कोई इशू आएगा। तो यहाँ पर मुख्यतः यही इशू है, बाकी और जो देश हैं उनके साथ हमारा इतना बड़ा कोई जियोपॉलिटिकल इशू नहीं है, क्योंकि सिर्फ चाइना ही है जो एशिया में भारत को टक्कर दे सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखकर आप ये आंसर डील कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, डिफरेंट लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन लोगों से जो आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा के रखिए जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं, अपने फीडबैक्स दे सकते हैं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और साथ ही अपने सजेशंस भी दे सकते हैं जो हम पर्सनली देखते हैं और उनको कंसीडर भी करते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।